गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सी टेट एस्पिरेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर साहब पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूं आपके लिए सीटेट मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चंस, ऐसे 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और इनका मैं संपूर्ण एक्सप्लेनेशन करूंगा, चाहे वो पेडागॉजी हो, चाहे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बनते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपकी परीक्षा में आपको इम्प्रूव करके अच्छे मार्क्स दिलाने में कारगर साबित होने वाली क्लास है। तो शुरू करते हैं आज आपकी इस क्लास को बिना किसी देर किए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में जो सबसे कम स्तर पे रखा गया, मतलब सबसे कम स्तर का जो उद्देश्य था वो क्या है ये बताना है इसमें। तो इसका पहला ऑप्शन है बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ये छोटा नहीं है, ये अगर कहें संकीर्ण तो ये संकीर्ण नहीं है, बृहत्तर रूप में था एनसीएफ के कि जो बीज गणित है वो हम बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाएंगे। 6, 7, 8 के बच्चों के लिए ये था। संख्यात्मक कौशलों का विकास, जी हाँ, संख्यात्मक कौशलों का विकास ये निम्न स्तर की था कि मतलब कम से कम बच्चों में अगर कुछ ना हो तो उन्हें संख्यात्मक चीज़ों का जो नॉलेज है वो कराया जाए, संख्याओं का नॉलेज कराया जाए। अब बात करें तीसरे ऑप्शन की, बीज गणित पढ़ाना, ये भी था मगर ये सब बेहतर में आएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा 11,1111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। 11,1111 आप लिखकर देख लीजिए, शायद पॉसिबल ना हो तो इसको लिखने का एक ट्रिक होता है। आपसे आपके आसपास पड़ोस के भी लोग पूछ लेते हैं हंसी मजाक में कि 11,1111 लिखकर दिखाओ, तो आप धराशायी हो जाते हैं। तो इसे 1100 जो है उसे हम क्या पढ़ेंगे, 1000 प्लस कर लेंगे किसमें, 11,000 में, तो क्या हो जाएगा 12,000, 12,111 ये संख्या होती है। 11,111 को लिखने का यही तरीका है, दूसरे किसी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 आपको दिख रहा होगा, ये सही है। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में डाल कर लाया हूँ आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग के सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। कोई अध्यापक है वो बच्चों से क्या कहता है, उसे उन्हें कोई आकृति दे देता है और उससे कहता है कि बेटा नई आकृतियां बनाए। जैसे आप गए होंगे इंटर्नशिप पे तो आपको एक बॉक्स मिला होगा जिसमें बहुत सारे मतलब रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, इन सब का जो चित्र रखे होंगे उसका प्रयोग करके आपने कहा होगा बच्चे से कभी रेलगाड़ी बनाओ, कभी गाड़ी बना के दिखाओ। तो इसमें यही पूछा गया कि आप जब गए तो क्या बच्चों को इस उपयोग को क्या कहेंगे, जो बच्चे उपयोग करना सीखे, उन वस्तुओं का दूसरे वे में उपयोग करना सीखे, इसे क्या कहेंगे, इस क्रियाकलाप को क्या कहते हैं। अनुप्रयोग ये तो नहीं, समझ भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, रचना सृजनात्मकता। बच्चों में इससे क्या हुआ कि उनने रेलगाड़ी बनाना सीखा, ट्रेन बनाना सीखा या बस बनानी सीखी, तो उससे क्या हुआ, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हुआ। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आज के अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस के लिए विकास संवर्धन में होता है। अगर बात करें वैदिक गणित की तो वैदिक गणित आप भी आजकल प्रयोग में देख रहे होंगे कि वैदिक गणित ज़्यादा। वैदिक गणित का प्रयोग मेनली जो करा जा रहा है वो किसके लिए, गणनाओं को करने के लिए। आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस को सॉर्ट करने का जो ट्रिक है वो हमारे वैदिक गणित के पास है। तो इसमें जो मेनली चीज़ें बच्चों में लोकप्रिय हो रही हो क्या है, गणित की गणना, कौशल तथा गति। ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, यही बात सही है कि चौथा ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। गणित की कोई पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को इस तरह डिवाइड किया गया है कि जो मान लीजिए जो टफ सिलेबस, जो
टफ टॉपिक्स है उनके लिए ज़्यादा समय दे दिया गया, जो थोड़ा इजी टॉपिक है उनके लिए कम समय दिया गया। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विद्यार्थियों को आनंद मस्ती प्रदान करना। पहला ऑप्शन जैसे दिया गया कि विद्यार्थियों को आनंद मस्ती प्रदान करना, ये तो गलत होगा कि विद्यार्थियों को आनंद मस्ती देने के लिए हमने कम कर दिया, तो जो इजी थे उनका जो टाइम था उसे कम कर दिया, और जो टफ थे उनको थोड़ा बढ़ा दिया, उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। दूसरा, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, ये भी नहीं है। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव कैसे? अगर आपका मान लीजिए पीरियड 30 मिनट का होता है मैथ पढ़ाने का, तो आप 30 ही मिनट पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ा देंगे एक दिन में। ये हो सकता है आपको ज़्यादा क्लासेज लग जाएँ आगे की क्लासेज में, आगे के दिनों में आप ज़्यादा क्लासेज लें अगर टफ है, तो ये चीज़ होती है। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, ये भी नहीं होगा। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये बात सही है कि बच्चा जब टफ टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देगा तो उसे क्या होगा, वो उन्हें विस्तार पूर्वक सीखेगा, सही से सीख पाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 2 और 2/3 समकोणों की डिग्रियों की संख्या है। 2 और 2/3, 2 समकोणों का मान कितना होगा? एक समकोण का मान 90 अंश, तो 2 समकोणों का मान 180 अंश। अब 180 अंश एक क्या कह रहा है? 2/3, 2/3 90 अंश समकोण का मान कितना होगा? अगर यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 30 और 30 दूनी 60। तो अब टोटल इन दोनों का योग पूछ रहा है तो 240। पहला ऑप्शन इसका सही है। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्यों? जब आप किसी कक्षा में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं कि कुछ क्रियाकलाप कराते हैं, मनोरंजन के रूप में बच्चों को सिखाते हैं, खेल खेल में सिखाना। क्योंकि आपने देखा होगा कि एनसीएफ में कहा गया कि खेल खेल में सिखाओ, जीवन से जोड़ के सिखाओ। तो आप जाते हैं वहाँ पे ये करते हैं कि बच्चों को मनोरंजन के थ्रू खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं। और ज्यामितीय पहेलियों मतलब ज्यामिति की पहेलियाँ, कुछ ज्यामिति के चित्र बना दिए, उनके बारे में बता रहे हैं, तो उनसे बच्चों में किस क्रियाकलाप का विकास होता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो वह गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति के से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऐसा नहीं है, अगर गणित में कम सफल शिक्षार्थी है तो क्या उसे ज्यामितीय चीज़ें समझ में आएंगी? ऐसा तो है नहीं, तो ये बात गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा में एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ये बात कहीं तक सही है, मगर ये क्रियाकलाप नहीं है कि बच्चों के ऊबन से दूर लाना कराया जा रहा है यहाँ पे ना, तो ये बात भी गलत हो जाती। अगर उस वे में देखा जाए कि बच्चों के लिए फायदेमंद है या नहीं, तो फिर ये सही है कि ऊब से बाहर लाती है, उनका मनोरंजन करती है, इसीलिए तो कराते हैं भाई इस तरह के क्रियाकलाप, इसीलिए तो कराते हैं एक्टिविटीज़। अब देखते हैं तीसरा वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ही क्यों, सभी स्टूडेंट्स को हम अवसर दे रहे हैं, तो ये बात भी गलत है। वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता में के संवर्धन में सहायक है। ये बात सही है। अगर बच्चे को हम कोई चीज़ करके दिखा रहे हैं मनोरंजन में, मान लीजिए बोर्ड पे कुछ बना के दिखा रहे हैं, तो बच्चे में क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह जो है उसके दिमाग में घर कर जाती है कि ये रेक्टेंगल इस तरह का होता है और आप स्क्वायर इस तरह का होता है, ट्रायंगल इस तरह का होता है। तो ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है। उनको ज्यामिति अगर पहेलियों में सिखाई जाती है तो जल्दी समझ में आती है। और जहाँ बात थी जो कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की, तो आप हमेशा सेपरेशन से बच के रहिए। अगर सीटेट में कहीं भी क्लास में सेपरेशन दर्शाया जा रहा है तो उससे बच के रहिए, ये निगेटिव वर्ड है ना। तो अब ये इसका चौथा आंसर सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या गुण हों? भाई कोई आकांक्षा जी हैं, उनको क्या है कि चुल मची है कि वो अध्यापिका बनना चाहती हैं, वो भी मैथ की। अब मैथ की अध्यापिका बनना चाहती है तो उसके लिए उनके पास कौन सा गुण होना चाहिए ये पूछा गया है। अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्न का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बंद अंत वाले प्रश्न का अच्छा ज्ञान होने से क्या वो बच्चे में बहुत अच्छा ज्ञान फैला देंगी? ऐसा तो है नहीं, तो ये बात तो निगेटिव है, तो ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा, आत्मज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ये बात सही है कि विषय वस्तु को वास्तविक जोड़ने की कला आनी चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए मतलब खुद को भी नॉलेज होना चाहिए, और योग्यता भी होनी चाहिए। ये बात से तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अब आगे बढ़ के देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 6/5 में कितने 1/10 हैं? 6/5 में कितने 1/10 हैं? कितने 1/10 हैं? अगर इसे हम मान लें कि x 1/10 है तो 1/x से भाग कर दें इसे, तो क्या होगा? अगर 1/x को ऐसे ही रखा रहने दे और 6/5 का पक्षांतर कर दे तो 1/10 इंटू 5/6, तो 5 दूनाई 10। और यहाँ से देखेंगे आप 1/x का जो मान आया वो कितना आया? 12। अब 1/10 का मान आया 12 तो x का मान कितना होगा? 12। तो 12 यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं को समूह कर गुणा के रूप में बता रही है। तत्पश्चात चिन्ह से परिचित कराती है, इंटू के चिन्ह से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है, एक कोई अध्यापिका है वो क्या कर रही है? बच्चों को पहले जोड़ना सिखा रही है। मान लीजिए 2 कितना होता है 4, 3 कितना होता है 6। फिर वो क्या बता रही है? फिर पहले इस तरह सिखा रहे, उसके बाद क्या कर रही है? वो सिखा रहे 3 इंटू 3 बेटा कितना होता है? 9। 3 को 3 बार जोड़ना सिखाया पहले उसने कि 9 होता है, फिर उसने 3 को 3 से गुणा करके दिखाया कि 9 आता है। तो बच्चों के वो क्या समझा रहे? बच्चों को समझाना क्या चाहते हैं यहाँ से, ये पूछा है। तो गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की युक्तियों का प्रदान करना, ये बात गलत है कि गणित में कम सफल बच्चे हैं उनको उपचारात्मक शिक्षा दे रही है, ऐसा नहीं। उपचारात्मक शिक्षा देने का मतलब अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसके बारे में बता रही है। अभी तो वो क्या करे? एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुकी है बच्चे का और दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर ले जा रही है। तो आगे देखते हैं दूसरा, कक्षा को आनंदमयी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण कर रही है, ऐसा नहीं है। मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर एक पाठ का विकास करें, यही मैंने अभी बताया था, तीसरा ऑप्शन सही है कि जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है, मान लीजिए जैसे उनको एडिशन सिखाया जा चुका है बच्चों को, अब एडिशन के बाद वो मल्टीप्लेक्शन में ले जाना चाहते हैं बच्चों को, तो बच्चों को पहले क्या करी? वो चीज़ें जोड़ जोड़ के दिखा रही कि 2 + 2 बेटा 4 होते हैं। फिर उसने कहा कि 2 इंटू 2 भी बेटा क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो उसने यहाँ दिखाया कि इस चीज़ से ऐसे बनती हैं चीज़ें। मल्टीप्लेक्शन, जो मल्टीप्लेक्शन है वो भी जोड़ से ही आता है। तो ऐसे सिखा रही है बच्चों को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित क्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। एक कोई बच्चा है जो उसकी क्लास से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सही से कर ले रहा है और भिन्नों को सही से बता पा रहा है। भिन्नों को सही से बता पाने का मतलब वो या तो 3-4 का बच्चा होगा या 5 का बच्चा होगा। 1-2 का बच्चा भिन्नों को सही से नहीं बता पाएगा। तो वो किस अवस्था में? विभाजनात्मक अवस्था में। ये नहीं है, वो विभाजन नहीं कर रहा है, वो चीज़ों को क्या नहीं कर रहा है? क्लासिफिकेशन करके नहीं बता रहे। वो ये क्या कर रहा है? अब संक्रियाओं को कर रहा है, अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है ना। तो अब क्लासिफिकेशन की अवस्था में नहीं है, वो संक्रियात्मक अवस्था में। ये बात सही कि संक्रियात्मक अवस्था में मतलब वो चीज़ों को कर ले रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम दी गई, उसे वो खुद सॉल्व कर रहा है। तो दूसरी एज पे है, वो संक्रियात्मक अवस्था में। आरंभिक अवस्था में है नहीं, परिणात्मक अवस्था में है नहीं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? एक कोई रेनू जी हैं, उनने क्या किया कि क्लास में ले गई पिज्जा, एक पिज्जा ले गई और उनने खुद 1/4 खा लिया। अब 1/4 खा लिया तो आप जानते हैं कि आदमियों की आदत होती है कि अपना ज़्यादा खाना दूसरे को कम देना। तो अब जो बच्चों को देंगी, बच्चों के लिए बचाया कितना उनने? अगर एक में 1/4 घटा दें तो पता चल जाएगा। अब 4 को अगर हम मान लें हर, तो इसको जब घटाएंगे तो इसका लाश आएगा 4 और इससे 4 में 1 जाएगा तो 3 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 4। तो 3/4 भाग बचा। 3/4 भाग को किस में? 12 में बांटना है। तो अब 1/12 बच्चों में भाग दे देना है, बांट देना है 1/12 बच्चों में। तो 4 थे यहाँ, 4 ऐसे ही रहेगा, 3 चौके 12। तो ये
1/4, 1/4 का गुणा होगा तो कितना आएगा 1/16। तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलने वाला है, 1/16 भाग मिलने वाला है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंचती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय, कोई गाड़ी है जो सुबह 6:14 पर चलती है और कुल समय कितना लेती है चलने में, वो 13 घंटे 48 मिनट का कुल समय लेती है। तो वह कितने बजे पहुंचेगी? इन दोनों को जोड़ दें तो हमें नया टाइम मिल जाएगा उसका। अब अगर 8 में 4 जोड़े तो 12, 4 1 5 1 6 यहाँ होता नहीं है क्योंकि 1 घंटा उधर इधर चलाएगा आपका। तो या जब इधर आ जाएगा तो 6 से 1 घंटा जोड़ देंगे 7 और 13 7 20 हो जाएगा। अब 20:02 मतलब 8:02। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 200 ml तथा 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। कोई दो पात्र ले लिए गए हैं, मान लीजिए ये एक 200 ml का है, एक 300 ml का है। इससे कोई ये 2 लीटर की बाल्टी भरनी है। 2000 ml का मतलब 2 लीटर की बाल्टी भरनी है। तो इसे ये पूछा है कि इन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है गलत है, इनमें से कौन सा गलत है जो उस पात्र को नहीं भर पाएगा। अगर एक बार 200 ml की डाल दें और 6 300 ml के पात्र डालें, मान लीजिए कोई जग है वो एक 200 ml का डालें और 6 बार इसमें 300 ml वाले डालें, तो 200 ml और छत्रू का 18 ml, तो कितना हो जाएगा 2000 ml, इससे भर जाएगी। ये सही है। अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये भी सही हो जाएगा। 7 को देखें 7 बार अगर हम 200 ml की डालें तो 1400 हो जाएगा और 300 ml की 2 बार डालें तो 600 हो जाएगा, तो 2000 ml हो जाएगा। ये भी है। अगर चौथे ऑप्शन को देखें तो 6 बार, तो 6 बार कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200 ml, 1200 ml और 3 बार ये 300 ml डालेंगे। 3 बार अगर 300 ml डालेंगे तो कितना हो जाएगा 900 ml। 900 ml मतलब 2100 ml, 2100 ml, 2100 ml मतलब ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे किसका संयोजन नहीं बन पा रहा है, चौथे नंबर का संयोजन नहीं बन पा रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09 निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अनुमान। इनके बराबर कौन होगा, लगभग बराबर, ये बताना है कि लगभग नियर अबाउट बराबर। अब हम क्या लिख सकते हैं, 7.1 को 7 लिख सकते हैं, देखो लिखा है। 3.85 85 है तो मतलब 4 के थोड़ा सा 15 पीछे है, मतलब थोड़ा सा पीछे, तो 4 हो जाएगा इंटू 7 इंटू 4। अब ये देखें 9.09 को, तो 9.09 आपको दिख रहा होगा, 9.09 से कितना पीछे है, 9 से कितना आगे, केवल 0.09 आगे है, तो ये 9 के बराबर मान लिया जाएगा। तो इसे 2 वाला सही हो जाएगा। अगर यही 9.9 होता तो फिर 10 वाला सही हो जाता ना। अब आगे देखते हैं अगला। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है ये कि बच्चे ने 5 विषयों में कितने 75 अंक प्राप्त किए और माध्यिका तो वही होगी ना भाई, जब 5 में 75 ही प्राप्त कर रहा है वो औसतन, तो औसत ही माध्यिका माध्य है इसका, तो 75 आ जाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको, आप कहेंगे ऐसे कैसे। अगर इस यहाँ से हम कुल प्राप्त अंक इसके निकालें, कुल प्राप्त अंक निकालें तो क्या होगा 5 इंटू 75, 75 पंचे 375। पहाड़े सही से याद करने के पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे ही है भाई, याद तो करने ही पड़ेंगे। जो मतलब लॉजिकल चीज़ें उनको याद करके चलिए, जैसे 25 का है, 35 का है, 45 का, इनको तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। कुछ पहाड़े ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, 50 का है। आप इस तरह के पहाड़ों को दिमाग में रखेंगे तो आसानी से चीज़ें होंगी। सीटेट के लिए ये मेनली चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। अब 375 टोटल अंक है, टोटल प्राप्त अंक आ गए। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, कुल प्राप्तांक बटे कुल संख्या। कुल प्राप्तांक कितने हैं, कुल प्राप्तांक है 375,
कुल प्राप्त अंक कितने हैं? 375। और कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 से 75 को भाग देंगे, 375 को भाग देंगे। आप देख के देख लीजिए, 5 सत्ता 35, 55, 25, 75। मैंने वही तो बताया था कि 75 ही आएगा। जब औसत वही है तो वही आ जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है ये बताना है। ये दो आप दिए गए हैं स्टेटमेंट, इनमें से किस में लागत अधिक हो रही है ये बताना है। रुपये 250, 250, सॉरी 250 आप लोग शायद ना समझते हो, अंग्रेजी मीडियम वाले हो। तो रुपये 250 प्रत्येक पैकेट वाले, 200 पैकेट। कोई 200 पैकेट हैं, इनका क्या है, इनका जो मूल्य है वो 250 रुपये प्रति पैकेट है, इनकी लागत ज़्यादा है। या रुपये 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन के बराबर ना। अब ये कोई 250 रुपये की वस्तु है और इसे 20 दर्जन, 20 दर्जन का मतलब कितना? 240, 20 दूना 240, 12 दूना 24 ना, 240 हुआ अगर। तो अब देखें 250 रुपये में 240 वस्तुएं बनने और 250 रुपये में 200 वस्तुएं बनने, तो किसकी लागत ज़्यादा है? पहले की लागत ज़्यादा है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ आपसे। आपके सीटेट में कुछ बड़े सवाल नहीं आने वाले हैं कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं भर भर के। आपके सीटेट का एग्ज़ाम में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थोड़ा ट्रिकी हो, जो आपको घुमा सकें। खासकर प्राइमरी लेवल के लिए तो बहुत ही इजी पेपर आता है। आप देखेंगे बहुत मॉडरेट पेपर भी होगा तो वो बहुत इजी होगा। उसमें कोई एसएससी का थोड़ी ना पेपर है कि आपसे पूछ लेगा कि अब औसत को बहुत ज़्यादा बढ़ा के पूछेगा, परसेंटेज को बहुत ज़्यादा पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी या ज्योमेट्री पूछी जाएगी। सीटेट के पेपर में आसान सी पेडागॉजी और बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा अगर लेवल बनाया जाएगा तो कक्षा 8 तक के लेवल के बनाए जाएंगे, उसके ऊपर नहीं बनाए जाएंगे। तो इन्हीं के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपको दूसरे चैनल्स पे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप वहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जब पेपर दे के आएंगे फिर देखेंगे कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पेपर में आने वाले थे, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आने हैं। तो विदा लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस क्लास से। मिलते हैं कल आपसे फिर शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। शुभ रात्रि।